वालेकुम सलाम नेहा। अच्छा जी यार प्लीज इधर फोकस करिएगा, 1 मिनट मैं सबको भेज भी दूं। अच्छा जी ग्रुप पे भेज दिया ये। अच्छा प्लीज अब बातें नहीं यहाँ इधर। इस सवाल को जरा मैं रीड कर लूं पहले। सबसे पहले जब मैंने इसको माइक ऑफ कर दें, सबके सबके माइक ऑफ ही होंगे। ओके जी, अब हो गए ऑफ? अब हो गए होंगे, चलें जी इधर। अच्छा भाई अब प्लीज सुकून से इधर देखें। इसमें पहले ये कहता है कि भाई प्रिपेयर करने आपको रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट को जैसे ही एनालाइज किया तो रिक्वायरमेंट के अंदर सर वो मुझसे मांग रहा है कोई कुल मिला के दो चीजें। पहली चीज क्या मांग रहा है भाई, वो प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा बैलेंस शीट। अच्छा प्लीज एक एक करके समझनी है आपको बात। बाबू बातें करता हूँ किसी को नहीं देखूं। हाँ भी ये पहला सवाल है, पास कर तो सुकून से तो देखना है। अच्छा जी, अगर वो बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है मुझे या पीएनएल बनाने को कह रहा है, व्हाट एवर द केस इज, आप देखें वो साथ में एक और चीज कह रहा है, कंपैरेटिव फिगर ऑल्सो। कंपैरेटिव फिगर ऑल्सो का मतलब ये होता है कि भाई आप लास्ट ईयर का भी बताएं। सर समझा देंगे कैसे बोल रहे हैं आप। अगर मैंने बैलेंस शीट बनानी है तो वो कह रहा है कि अगर करंट ईयर 2019 है तो आप 2018 में क्या इसका बैलेंस रहा होगा वो भी बताएं। बात समझ आई? और 2018 या 19 में पीपी कितने का होगा अगर है, अगर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो कितने की होगी वो बता दें, और अगर कोई आपका लायबिलिटीज में कोई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बाकी है वो भी बता दें। तो आपको उसने इस सवाल में पूछा ये है कि भाई आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि आपकी बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज कितने पे आएगी। अब सवाल ये उठता है सर हमने, तुम्हें पता है कि आपका अकाउंटिंग के साथ साथ ये रिपोर्टिंग का भी पेपर है, अकाउंटिंग के साथ साथ। पर मैं आपको ये शर्तिया कह सकता हूं कि आपने अगर अकाउंटिंग नहीं आती है तो आप रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही अकाउंटिंग के बैलेंसेस आपके कहाँ जाके क्लब होते हैं, बैलेंस शीट में और कॉरेस्पॉन्डिंगली पीएनएल में। अच्छा आप समझने की बात सुनना भाई, अगर इस सवाल में मैं वैसे फोकस करके देखूं तो इसमें सर पहली चीज जो आ रही है वो पीपी व्हीकल के रिलेटेड कह रहा है, दूसरी चीज प्लांट के रिलेटेड कह रहा है, तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कह रहा है। खाली एक चीज समझना, देखो तीसरी चीज में वो ये कह रहा है वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन जनवरी 1 2018, यानी ये इससे पहले पीपी में था, ये इससे पहले पीपी में था। याद आ रहा है भाई, पहले ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, अब आपने इसको लैंड आउट कर दिया तो अब ये बन गई है कौन सी प्रॉपर्टी। पर आपको एक चीज याद होनी चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाने से पहले रीवैल्यू होगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक होगा, पीपी में रहने के लिए या आईपी में जाने के लिए। वैक्सीन हो गया यार आईपी में जाने के लिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 2018 के शुरू में पीपी था? यस। तब 2018 के आखिर में क्या होगा,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बात समझ आई। और इसका जितना भी सरप्लस होगा आप रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में तो कहां फेंकते रहेंगे? रिटेन अर्निंग में। कहां फेंकेंगे? रिटेन अर्निंग में। चलेगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक गाइडेंस दे रहा हूं, करोगे तुम इंशाल्लाह बिल्कुल सही होंगे। 20 नंबर प्लेट में रख के मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि मेहनत की है इसकी। जो हमने सवाल किए थे वो दर्जे के मुश्किल थे। ये तुम देखना, अभी तुम फेयर वैल्यूएशन करोगे ना 200 की स्पीड में आंसर आएगा। पर मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन का। मैं तुम्हारी जगह होता, मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता किसकी? बैलेंस शीट की, और करंट ईयर लिखता और कंपैरेटिव ईयर लिख देता। आवाज चली गई भाई। अच्छा जी भाई, अब आवाज आ रही है आपको? अब सही आ रही है आवाज? ओके जी। अब प्लीज इधर देखिएगा सब बच्चे, इधर। अच्छा भाई, मैं बैलेंस शीट में पहले ये लिख देता। अब मुझे नहीं, मैंने जैसे ही सवाल रीड किया मुझे समझ आएगा कि उसके अंदर पीपीई भी है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, और मेरे ख्याल से इक्विटी साइड पे रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है। अच्छा, रीवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब है बैलेंस शीट में बैलेंस आएगा। बैलेंस शीट में क्या आएगा? इंक्रीमेंटल वगैरह सब ट्रांसफर करने के बाद। अच्छा जी, और फिर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसी पेज पे आधे पेज के बाद लिख देता प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर वही 2 साल 2019 2018। अच्छा भाई, अब अगर मैं यहां से पहली जो इसकी एडजस्टमेंट है वो देखूं, तो देखो डीएल ने परचेज किए हैं स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर ₹370 मिलियन ऑन जुलाई 1 2017। ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। आगे सुने, द व्हीकल हैव एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years with a residual value of ₹30 million. The revalued amount of the vehicle as at 31 December 2018 and 2019 determined to be 302 million और 290 million respectively. There was no change in useful life or residual value. यार इस पूरी, अगर ये 20 नंबर का सवाल है तो 20 को तुम अगर डिवाइड करो 3 से तो मुझे बताओ कितना आता है जल्दी? 6 पॉइंट, यानी समझो 7 मार्क्स की एक एडजस्टमेंट है। यार इस एडजस्टमेंट को देख के तुम्हें क्या, ये तुमसे सॉल्व नहीं होगी पहली? उसने इसमें पता है करना क्या है? पहले सुकून से सुनो। इसमें करना यह है कि पहले आप एक एडजस्टमेंट को पिक करें और 3 सालों की अकाउंटिंग कर लें। और 3 सालों की अकाउंटिंग करते वक्त मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूं, सुनो। आप देखें उसमें बैलेंस शीट में क्या क्या होगा, साल के आखिर में, साल के शुरू में, आखिर में, आखिर में, समझिएगा। अच्छा, अब देखें आपको किस साल के लिए वो बोल रहा है? 2019 के लिए। तो इसका कंपैरेटिव क्या हो गया? 2018। मैं तुम्हारी जगह ये होता, आवाज सही आ रही है जानी, शाजिल, फहद, सबको सही आ रही है यार? सही है भाई, सही है, तुम्हारे यहां मसला है इधर। अच्छा आप सुनो इधर सुकून से। मैं तुम्हारी जगह होता, जैसे पहली एडजस्टमेंट में सॉल्व करने लगूंगा ना, तो पहली एडजस्टमेंट की जो मैं अकाउंटिंग करूंगा, उस अकाउंटिंग करते वक्त मैं वहां पे मार्क करूंगा कि 2018 के पीएनएल में क्या क्या चीजें जा रही हैं। पीएनएल में डेप्रिसिएशन जा सकता है, हाँ या नहीं? इंपेयरमेंट जा सकती है। आप सिर्फ मुझे एक काम ये करें, जल्दबाजी नहीं, पहली एडजस्टमेंट की 17 से लेके 19 तक की अकाउंटिंग करके दे दो। कर सकते हो? जल्दी करके दिखाओ। ये तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारे सामने है जी। सिर्फ पहली एडजस्टमेंट की बात की है मैंने, दूसरी पे नहीं, पहली एडजस्टमेंट की बात की है। मुझे सिर्फ अकाउंटिंग करके दे दो, सही है? या प्लीज जानी इधर देख लेना, हो सकता है मैंने गलत किया हो तो तुम्हें सही करवाना पड़ेगा मेरे को इधर। अच्छा भाई सारे बच्चे प्लीज फोकस के साथ इधर। हमने क्या 370 पे ये एक्वायर किया था? चेक कर लो जरा, क्या पहले साल का आप लोगों ने डेप्रिसिएशन ये बुक किया है? अच्छा जी, दूसरे साल का ये बुक किया है, और आपने कैरिंग अमाउंट निकाली 319। अच्छा, फिर मेरा मानना यह है कि आपका पहले साल HCA और कैरिंग अमाउंट सेम। अच्छा, आप 319 से जानी 302 पे जाओगे तो टेक्निकली आप अपनी एक्चुअल लगाए गए पैसे से नीचे आ रहे हैं, तो आपका लॉस हो गया। लॉस कहां फेंक दूं? पीएनएल में।
सर 17 का लॉस सबने निकाल लिया था, बेहतरीन हो गया। अब अगर मैं तुम्हें कसम से अल्फिया, सिंपल कहानी है इसकी, सुन समझो। उसने तुम्हें रिक्वायरमेंट में बोला क्या है, बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट बना के दो, यानी बैलेंस शीट और पीएनएल बना के दो, पूरा नहीं, जो जो बनता है। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, बाकी को खामोश रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, यानी तुम बताओगे, सही है। बताओ 2018 में, 2018 में, क्योंकि वर्किंग 18 तक की है, कंपैरेटिव भी मांगे उसने, यानी 2018 के अंदर मैं अपना व्हीकल कितने पे दिखाऊं। चलो दो ऑप्शन देता हूं, 319 या 302, तुम बताओगे। 302 था तो 319 पे, आपने इसको फेयर वैल्यू पे लेके गए हो, इसलिए भाई ये सही कह रहा है, 302 पे दिखाऊं। चले जी, मैंने ये मान लिया कि भाई मेरी बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, आप भी अपने पास जहां आपने वर्किंग किया मार्क करें कि हम बैलेंस शीट में ये दिखाएंगे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि पीपी तो बहुत सारे हैं ना, हमने तो एक ही वर्किंग की है। भाई ये बैलेंस शीट में आ जाएगा 302। चलें जी, अब एक और चीज की मुझे बता दें आदेश, मेरे पीएनएल में अब ये वर्किंग देख के बताओ क्या क्या आएगा, सिर्फ इतनी, मेरे पीएनएल में क्या क्या आएगा, लॉस जाएगा 17 का। चले, मैंने कहा ये मेरे पीएनएल में आएगा 2018 के, ये बैलेंस शीट में आएगी 2018 के, और क्या आएगा, डेप्रिसिएशन 17 34 दोनों, सिर्फ 17, सिर्फ 34, क्योंकि पीएनएल बनता है फॉर द ईयर का, पीएनएल बनता है फॉर द ईयर का, तो सिर्फ कितने का डेप्रिसिएशन, ये आएगा भाई, ये आ गया सर पीएनएल में 2018 के। सर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, इसमें कुछ था ही नहीं। देखो सिंपल कहानी है यार, अकाउंटिंग करो, देखो क्या पीएनएल में फेंकना है, क्या बैलेंस शीट में फेंकना है, बात समझ आई, आसान है। चलें जी 2019 पे देख लेते हैं कि अल्लाह करे तुम लोगों ने सही किया हो। हाँ जी, अक्यूमुलेटेड कहां पे, आपको अगर याद हो मैंने एक चीज सिखाई थी, अक्यूमुलेटेड रिवर्स हो जाता है, आई थिंक सो, तो कुछ होगा भी नहीं, सही है जानी। हाँ हाँ, रिवैल्यूएशन लॉस लिखेंगे, मैंने भी ये लिखा हुआ है तो समझाने के लिए, ये सही है, रिवैल्यूएशन लॉस लिख दो, इम्प्लीमेंट लिख दो, बात एक ही है। चलें जी आगे, इसके 7 मार्क्स हैं कसम से। देखो मैंने तुम्हें कहा था, तुम लोग बोलोगे सर पता नहीं क्या मजाक कर रहे हैं पास पेपर में हमसे, तुम्हें वैसी बात है, पहले मैंने धचका दे दिया वो सवाल देके, पर मैं तुम्हें कसम खा के बताऊं वो दिमाग खोलने वाली चीज है, ऑल दो दिमाग के अलावा, सही है, पर ये कि वो तुम्हारे लिए अच्छी चीज थी, सही है जी। देखो उसमें हर कॉन्सेप्ट में कसम खा रहा हूँ कि भाई बैकवर्ड से आ रहे हो, क्या क्या लाइफ के गेम है, आप कोई भी आ जाए तुम पिक करोगे, पर देखो कुछ भी नहीं है यार, रिवैल्यूएशन का सिंपल है, बट हाँ पेपर में आ जाए तो तुम्हें एज होगा, सही है जी। आगे देखें जी सर, प्लीज फोकस के साथ, चलें जी बिल्कुल ऐसा ही है इधर। अब मुझे एक बात बताओ, 2019 का शुरू हो गया 302 से, अच्छा जी, अब ये 302 यानी कौन सी लाइफ पे, रिमेनिंग लाइफ 8.5, 302 को डिवाइड कर रहा हूं या पहले इसमें से रेजिडुअल वैल्यू को घटाऊं। चलिए जी, हमने रेजिडुअल वैल्यू को जैसे ही घटाया, अच्छा जी कश्यप, बिल्कुल हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रेजिडुअल वैल्यू विल ऑलवेज बी डिडक्टेड, बिकॉज वो हमें मिल जाएगी, उसका लॉस होना बनता, पीएनएल में क्या चीज जाती है, लॉस है, तो ये तो लॉस ही नहीं है तो मिल जाएगा। कश्यप क्लियर है, वेदर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम दी कॉस्ट और वेदर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम दी फेयर वैल्यू, दोनों केसेस में। कश्यप मैंने आप ही को जवाब दिया है, 302 से भी मैंने यही बात कही, मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए, मैंने इनको यही बताया कि अगर आप कॉस्ट से लेके चलते हैं तो आपको पता है उस कॉस्ट में से ये मिल जाएंगे, अब आप किस पे आ गए, फेयर वैल्यू पे, तो आप ये कहेंगे इस फेयर वैल्यू में से ये मिल जाएंगे बाद में, सही है कश्यप, ओके जी बेहतरीन हो गया। इधर देखें जानी प्लीज फोकस, आपने 32 का डेप्रिसिएशन बुक किया, सही है जी, कितने लोगों की कैरिंग अमाउंट आ गई थी, 270, बेहतरीन यार। अच्छा भाई 270 आ गई, अच्छा आप एक एक करके अगर मैं पूछूं, यानी तुम बताओगे, तुम्हें पीएनएल का एक आइटम मिल गया, क्या, डेप्रिसिएशन, वेरी गुड यार, हम ये 2019 के पीएनएल में दिखा देंगे यार, सिंपल यही एक्सट्रैक्शन, और कोई अलग चीज नहीं है, जो अकाउंटिंग में देखो कहां फेंकना है, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, खत्म कहानी, बात समझ आ रही है। चलिए जी आगे,
अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा भाई जनीता कह रही है कि सर 302 में से 30 माइनस किया है, क्यों माइनस किया? जनीता मैंने अभी जवाब दिया था उसको, मैं फिर बता देता हूं कि 30 इसलिए माइनस किया क्योंकि ये रेजिडुअल वैल्यू थी, ये दी हुई सवाल में। जनीता क्लियर है? ये हमने ऊपर भी किया था। आप जनीता अहमद है, वो जनीता आमिर है, वो दूसरा कोई है। हाँ मेरे को पता है आप नहीं है, आपने क्लियर कर दिया मेरे को बिल्कुल। तो वो जो भी है उनको बता रहा हूं मैं इधर। चले जी, अब प्लीज फोकस करिएगा। आ गया भाई इधर। अच्छा भाई अब मुझे तुम लोग एक बात पे गाइडेंस दो। मेरे पास फेयर वैल्यू आ गई 290 की, ऐसा ही है। जब ये 290 की फेयर वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैं सीधा यहां से उठ के यहां जाऊंगा। मेरे पास क्यूमुलेटिव इंक्रीज आ गया, मैं गेन नहीं कह रहा, मैं क्यूमुलेटिव इंक्रीज कह रहा हूं। कितने का? 20 का। अच्छा मैं क्या अंधों की तरह 20 पीएनएल में फेंकूं, सरप्लस में फेंकूं? नहीं, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप देखें कि HCA कितना है। अच्छा अगर आपको HCA चाहिए तो प्लीज मेरी बात पे फोकस करिएगा। आप अज्यूम करें कि ये एसिड कभी रीवैल्यू नहीं हुआ होता, तो निकालने का तरीका देख लेते, प्लीज सुनना अगर मैं गलत नहीं हूं। आपने खरीदा कितने का था? 200 परचेज किया था। 370 का आई थिंक आपने परचेज किया था। ये रहा जी, मेरे को विश्वास नहीं तुम लोगों की बातों पे, देख लेते हैं। सर 370 माइनस, प्लीज सुनिएगा जानी, 370 में से माइनस किए होते मैंने 30, सही है जी, मैंने डिवाइड किया होता 10 से। अब मैं सोचूंगा कि मेरे पास इस साल के आखिर में, प्लीज समझना, कितना डेप्रिशिएट हो चुका होता। अच्छा 6 महीने 17 के, 18 के, 19 के, 2.5 ईयर्स। तो मुझे जरा बताओ 2.5 ईयर्स का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होता? करके देख लो, करके देख लो जानी। 85 होता, 85 होता। अच्छा जी, फिर मैं क्या करता, इस 370 की कॉस्ट ऑफ एसिड में से ये माइनस करता तो कितना आता? 285। ये हो जाती है हमारी HCA, यही है। अच्छा अब आप खुद देखें, आप यहां से यहां मूव करेंगे, आपका क्यूमुलेटिव गेन आ रहा है 20 का, इसमें से आप ये फेंक देंगे पीएनएल में अप टू दी एक्सटेंट ऑफ हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। बाकी कहां चला गया? ओसीआई में। पहले बताओ कितने लोगों ने ये किया था? HCA सही निकाल ली थी, बेहतरीन है यार। देखो सिंपल कहानी है। अच्छा अब मैं तुम लोगों से एक और चीज पूछूं, आपका एसेट बैलेंस शीट में कितने पे आएगा? 290 पे, बेहतरीन हो गया। आपके पीएनएल में डेप्रिसिएशन आएगा, आपने खुद निकाला है। आपके पीएनएल में रीवैल्यूएशन गेन आएगा, कितने का? 15 का। आपकी बैलेंस शीट में, जरा मुझे बताना फोकस करके, क्या आपकी बैलेंस शीट में 5 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा? इक्विटी और रिजर्व्स में आता है ना, रिटेन अर्निंग के बाद, ये भी तो इक्विटी है ना, तो क्या ये 5 आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये राइज हुआ है। इससे पहले वाले साल में क्यों नहीं आया था? सर वो लॉस था, अब क्या है? सरप्लस है, तो क्या सरप्लस आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए। पहले बता दो, इसमें कोई पंगा, कोई मुश्किल? पक्की बात है, क्लियर है भाई साहब? एक नजर देख लो, उसमें कोई पंगा तो नहीं है ना? और सबने यही वर्किंग की है जी। नेहा जी, यानी पीएनएल इसलिए हिट कर रहा है ना, क्योंकि हमने ये सीखा है कैरिंग अमाउंट से जब फेयर वैल्यू पे जाओगे तो पूरा तो गेन नहीं है। हमने पहली क्लास में सीखा था कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर सरप्लस होता है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के नीचे पीएनएल। आप अगर इसको इम्पेयरमेंट के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करें तो इम्पेयरमेंट में भी अगर कॉस्ट मॉडल पे होते हो तो अपने एसेट को मिनिमम कितना रिवर्स कर सकते हो? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक। तो ये वही तो है कि मैक्सिमम यहां तक पीएनएल, उसके ऊपर ओसीआई, क्योंकि ये तुम्हारे लगाए गए पैसे हैं, मैक्सिमम इतने तो आओगे ना। यही बताया मैंने नेहा, यही बताया मैंने नेहा, मैंने यही बताया कि आप 270 से 290 पे जाएंगे तो बीच में हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है, यानी बातें नहीं। अगर आपकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से आप ऊपर जा रहे हैं तो आप पहले कहां से रिवर्सल बुक करेंगे नेहा? पीएनएल से। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है पहली क्लास का, और हमने हर सवाल में ये किया। नेहा ये बात क्लियर है? हमने जो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट निकाली है, निकाली इसलिए
भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे होता तो क्या 285 पे होता? 285 पे होता ना। इससे ऊपर कहाँ जाते हैं? पीएनएल में, ओसीआई में। इससे नीचे देखो, इससे नीचे जो भी है वो जेन्युइन लॉस है। तो इस हद तक की रिकवरी जेन्युइन रिकवरी, उससे ऊपर ओसीआई है, तो हमने अकॉर्डिंगली पार्क किया है। नया क्लियर हो गई बात? चलें जी भाई, ये तो पहला एसेट तमाम हो गया, हमने बैलेंस शीट पीएनएल के सारे मंजन लिख लिए हैं। सही है, आसान था। चलें जी, उम्मीद करता हूं कि अगला भी आसान होगा। अच्छा भाई गुलाम, बिल्कुल ऐसा ही है, 20 नंबर है यार, ये सीधा सीधा तुम चिपका के आओगे, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, ये बहुत स्पीड में होना चाहिए तुमसे। इधर, अच्छा अब इधर देखें प्लीज, एक एक सवाल आया, सबने सुनना है, सबने सुनना है सवाल। सर 270 में 30 ऐड नहीं करेंगे, बता दें क्यों नहीं करेंगे? गुलाम, खुदा के बंदे 270 में ऑलरेडी ऐड हुआ है, क्यों ऐड करूंगा? 302 में से मैंने खाली डेप्रिसिएशन माइनस किया, रेजिडुअल वैल्यू माइनस ही नहीं की थी। सही है जी, ये बेसिक है भाई। एक मिनट, जनीता अहमद कह रही है सर रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर कम होता फिर कहां आता? जनीता, मैं आपकी बात नहीं समझा। रीवैल्यूएशन सरप्लस तो था ही नहीं, पहली बार क्रिएट हुआ इस साल। इससे अगर नीचे आते तो और लॉस बुक हो जाता। भाई अगर मेरी फेयर वैल्यू लेट से 250 होती तो तुम क्या हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर होते या और नीचे आते? और नीचे आते, तो और अगर नीचे आते तो और लॉस होता, वो कहां जाता? क्योंकि तुम ऑलरेडी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट को ब्रीच करके बैठे हुए हो। बात समझ आई? या सिंपल केस है, हमने किया हुआ है। अच्छा भाई क्लियर है? जनीता जल्दी से कंफर्म कर दो। ओके जी भाई, तुम कुछ पूछ रहे थे। 300 एचसीआई दो, चलो एक में भाई, कौन सी? ये 319 है। हाँ, अब क्या करें? करो एक साल और डेप्रिशिएट। 319, प्लीज सुनो, 319 में से 34 माइनस करो, कितना आया? सेम आ गया। मैंने भी तो यही किया, मैंने कॉस्ट से माइनस किया 2 सालों का, तुम एक और साल का डेप्रिसिएशन नॉर्मल ओरिजिनल माइनस करना पड़ेगा ना। क्लियर है भाई? भंगी, दोनों से आंसर सेम आएगा। इधर चलिए जी भाई, ये सारी चौरंगियां खत्म हो गई, अब चलते हैं अगले एरिया पे। अच्छा यार प्लीज अब फोकस करना जानी, इधर बातें नहीं, इधर देखो। डीएल सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट in a remote area at a cost of rupees 280 million. The plant had a useful life of 8 years. The plant was purchased on January 1, 2018 and was available for use on April 1, 2018. Depreciation कब से चार्ज होगी? अप्रैल से। और बोल रहा है कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुई है जून में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमर्शियल प्रोडक्शन जब भी हो, अवेलेबल फॉर यूज हो गया, वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर है? चलें जी आगे सुने। On July 1, 2018, DL received a government grant of rupees 120 million towards the cost of the plant. अब मैंने जैसे ही ये सुना IS-20 दिमाग में आ गया। IS-20 दिमाग में आता तो मैं कहता हूं या तो नेटिंग वाला प्रिंसिपल होगा या अलग अलग, जिसको मैं कहता हूं ग्रॉस मेथड और एक नेट रिप्लेसमेंट मेथड, ऐसा ही है। अब अगर ये नेट रिप्लेसमेंट मेथड कहेगा ना तो मेरी जिंदगी सुकून में होगी, मैं खाली नेट कर दूंगा, कहानी खत्म। अगर ये ग्रॉस मेथड कहेगा तो मैं पीपी को अलग चलाऊंगा और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को अलग चलाऊंगा, और उसमें से कुछ ना कुछ रिवर्स करके पीएनएल में फेंकूंगा एज फ्रॉम द नेम ऑफ ग्रांट इनकम। बात याद आ रही है? तो यार वो भी तो यही कह रहा है, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई पंगा होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसमें भी तुम्हें 2 चीजें करनी है इस वाली सिचुएशन में। आपको पीएनएल के आइटम्स निकालने और बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट में क्या पीपी की अमाउंट आएगी? यस। और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो बच गई वो आएगी, वो भी रिवर्स करने के बाद। मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, तो करें जल्दी। दूसरा, डायरेक्ट नेट करके भंगी, उसने बोला ही नहीं है सवाल में, देख लो इधर। गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड होती है डेफर्ड इनकम ईच ईयर, तो क्या मतलब है इसका? अलग रखा हुआ है, वो नेटिंग पे नहीं जाता। अच्छा एक में ये देख लेना है, डीएल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सरप्लस टू रिटेन अर्निंग।
ऑन एनुअल बेसिस, यानी वही हर साल फेंकता रहता है। $26.25। बाकी बच्चे भी निकाल लें। ये मजे वाला सवाल नहीं है। हाँ कल जैसा सवाल आ जाए ना वो, तुम लोगों ने वापस किया वो, वापस करना था तो देखो वही तो गेम है, उतना ही लगा टाइम। पर ये कि उससे लाइफ वगैरह के कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। हाँ बल्लू आता है तेरे को? हाँ हाँ 11.25। अच्छा वो ग्रांट बता रहा है, आपकी ग्रांट तो ट्रांसफर होगी ना कितने 9 महीने। हाँ अकॉर्डिंगली, जैसे ये तो आपको याद है ना सेम पैटर्न पे होती है जिस एसेट के लिए ली हुई। अच्छा वो भले ही क्या है कि 5 इयर्स की ग्रांट दी हुई है आपको, बट हाँ आपको याद रखना है कि आपको पैटर्न फॉलो करना है एसेट का। भाई शाजिल अहमद कह रहे हैं जो आपकी ग्रांट इनकम आ रही है वो आ रही है 11.25 और डेप्रिसिएशन आ रही है बच्चों की 26.25। अच्छा आपको पीएनएल के कितना आइटम मिल गए? 2, एक डेप्रिसिएशन दूसरा इनकम। सिंपल पीएनएल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 2019 के। तो व्हाट एवर द केसेस तब भी हम एसेट को फॉलो करते हैं। एसेट के हिसाब से होती है ना। बेहतरीन जी बेहतरीन। चले भाई अब 1 साल हो गया। अच्छा मुझे तुम लोग सुकून से एक बात बताओ, चलो भाई मुझे ये पता लग गया कि प्लांट की डेप्रिसिएशन क्या है और ग्रांट इनकम क्या है। मुझे सिर्फ ये भी बता दो कि पीपी यानी ये प्लांट रिपोर्टिंग डेट पे 18 पे कितने का आएगा और डेफर्ड ग्रांट कितने की आएगी, ये भी तो बताओ। 253.75 वेरी गुड यार। और 218.75 आपका ये डेफर्ड है। अच्छा नेक्स्ट ईयर का पीपी ओके 108.75 बेहतरीन यार। चलें जी अगले साल का डेप्रिसिएशन आप कह रहे हैं 93.75 35। अच्छा ओके बैलेंस बैलेंस सही है। ये सवाल पेपर में आता सबसे पहले कब तक तुम लोग। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कसम से, देखो इतना जो लेंथी सवाल तुम्हें करवाने की पता लॉजिक क्या थी। पहले तो सवाल की लेंथ देख के तुम्हें डर नहीं लगे। अब तुमने जैसे ही मैंने सवाल कॉपी पेस्ट किया ना, एक बच्चे ने बोला फिर 20 नंबर का सवाल आ गया, सही है। पर अब तुम खुद देखो जब तुमने रीड करने लगे तो उसमें कुछ था ही नहीं। तो समझने की बात यही कि खुदा के वास्ते मतलब कंफ्यूज नहीं होना है बिला वजह के भाई इतना लेंथी सवाल है। लेंथी सवाल में देखो तो ये है कुछ भी नहीं, एक एक एडजस्टमेंट को करते हो आंसर आते जाएगा। चलें जी भाई मुझे एक बात बताएं, हो गया ये पूरा? चेक कर लेते हैं भाई।
यानी इधर आपने ये प्लांट परचेज किया था 280 का, ऐसा ही है, पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 26.25। चलें जी, आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई 253.75। क्या ये सीधा सीधा बैलेंस शीट में ले जाऊंगा? अच्छा, अब अगर मैं तुम लोगों से वैसी लॉजिकल बात पूछूं, मेरे 2018 में पीपी का टोटल ये आएगा या व्हीकल के साथ? व्हीकल के साथ, क्योंकि सारे एसेट जाते पीपी लाइन आइटम आता है। ब्रेकअप कहां शो होता है? नोट्स में। तो याद रखो, इसने नोट्स नहीं मांगे, पीपी मांगा है, क्यूमुलेटिव फिगर मांगे, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मतलब एक फिगर। बात समझ आ रही है? तो आपको करना ये है, देखो ब्रेकअप कहां आता है, आप बोलेंगे सर नोट्स में आता है, जिसमें नाम से आ रहे होते हैं, पर बैलेंस शीट के अंदर तो एक ही लाइन आइटम आता है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि सबका सम होता है। आपने दोनों एसेट्स की कैरिंग अमाउंट निकाल ली है, आप दोनों को सम करके कहां दिखा देंगे? पीपी में। अच्छा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये कि सर सम करके साइड में 2018 का टोटल पीपी लिख लो, कहीं भी सम करके 2018 का पीपी लिख लो, जितने पे आना चाहिए। कितना आया भाई? 555.75। यानी आप ये कह रहे हैं कुल मिला के ये, हाँ वो वेयर हाउस पे आते हैं, एक मिनट बस। अच्छा जानी, जरा देख लेना, क्या आप लोगों ने यही फिगर निकाली है? या इसमें क्या मुश्किल है? सीधा सीधा हिसाब किताब है। चलिए भाई, 555.75 आपने निकाल ली फिगर, ये हमारे आंसर का ये फॉर्मेट आ गया। पीपी हमने दिखा दिया 2018 का, कोई मसला? अच्छा, अब आप लोगों ने 2018 का डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट भी निकाला है, यही है 108, एक साल की इनकम को ट्रांसफर करने के बाद, ऐसा ही है जी। चले जी भाई, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई इशू नहीं है। ये देखें भाई, यहाँ पे 108.75। अच्छा, अब एक एक करके मुझे जरा बताओ सर, इसके बाद आप लोगों ने इस साल का डेप्रिसिएशन बुक किया, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ गया 218.75 पे। अच्छा, 2019 का पीपी बताओ कुल मिला के? 508.75 सबको मिला के। चलिए जी, आपने 218.75 को उसमें ऐड किया व्हीकल्स में, तो आपके पास 508.75 आ गया। भाई हो गई रिक्वायरमेंट पूरी बैलेंस शीट की विद रिस्पेक्ट टू पीपी, सही है जी। अच्छा भाई आगे, और गवर्नमेंट ग्रांट आपकी 93.75 आ गई, इसमें से फर्दर एक साल का और माइनस करके, सही जी। जी कश्यप पूछें। 120 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6/12 7.5 आ रहा है। कश्यप, अगर आपने IS-20 रिवाइज किया हो तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके पास आपकी ग्रांट इनकम जो बुक होती है अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न ऑफ योर एसेट होती है। आपका एसेट इस साल कितने साल डेप्रिशिएट हुआ है कश्यप? कितने महीने? सॉरी 9 मंथ्स। तो आपको इसका बेनिफिट जो ट्रांसफर करना है कश्यप, वो भी कितने महीने करना है? 9 मंथ्स, even though you have taken this amount after that acquisition of your asset. क्लियर है कश्यप? 9 मंथ्स करेंगे ना एसेट की लाइफ के हिसाब से। ओके जी, आगे अब प्लीज सुने आगे जी। अच्छा भाई, ये हमने व्हीकल हो गया, प्लांट हो गया, सही है। एक मासूम सी चीज रह गई है इसके अंदर, आप लोग बताएंगे। Our warehouse was given on rent on January 1, 2018। अभी तो पहले तो पीपी है, फिर क्या बन जाएगा? आईपी बन जाएगा, पर साल के शुरू में बनेगा। अच्छा, आप क्या मुझे ये बात समझा सकते हैं कि साल के शुरू में जब ये आईपी में जाएगा तो आप लोग पहले एक सरप्लस बुक करेंगे और उस सरप्लस को साल के आखिर तक कुछ उसमें से ट्रांसफर भी करेंगे, कहां पे? तो आपके पास क्या सरप्लस का कोई ना कोई बैलेंस बच जाएगा। तो आपको देखो, अगर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाने हैं ना जानी, तो आपको एक चीज और करनी है, आपको सरप्लस का बैलेंस भी मेंटेन करके चलना है। याद आ रही है? चले जी, इधर प्रीवियसली द वेयरहाउस वाज इन यूज ऑफ डीएल, ये क्यों बता रहा है? पीपी था। अच्छा भाई, ऑन जनवरी 1 कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ 80 मिलियन और 16 साल रिस्पेक्टिवली,
यार ये एसेट तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ज्यादा लाइफ क्यों बताई हुई है? डेप्रिसिएशन के लिए अगर मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे, ये सरप्लस के लिए बता रहा है कि आप रिमेनिंग लाइफ पे उसके सरप्लस को कहां फेंकते रहे? रिटेन अर्निंग में। मैं रिमेनिंग लाइफ को डेप्रिसिएशन के लिए तब कंसिडर करता जब वो आईपी कॉस्ट मॉडल पे होती। किस पे होती? कॉस्ट मॉडल पे होती। पहले बताओ ये कहानी समझ आई? फिर से, एक 80 की चीज आप लेके जाएंगे 104 पे, कितने का सरप्लस आ गया? 24 का। अब ये 24 का, अच्छा देखो ये रूल तो पता है ना, इसलिए लाया गया ताकि कोई कंपनी टोपी ड्रामे नहीं करे। ऐसा नहीं हो कि साल के आखिर में बोले सब आईपी है, सही है, और पूरा पूरा गेन पीएनएल में चार्ज हो जाए, ऐसा अलाउड नहीं है। वो बोलता है गेन चार्ज होगा पीएनएल में, बट कब होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आने के बाद। तो हमने क्या किया, 80 से 104 पे गए, मैंने इनकम पीएनएल में बुक नहीं की, सरप्लस में बुक की, और सरप्लस एक इक्विटी है, उससे ईपीएस का कोई हिट नहीं आता। तो हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक किया होगा आई थिंक 24 का। बताना ये चाह रहा हूँ, ये 24 का सरप्लस साल के शुरू में आया है। अब स्टैंडर्ड आपको ये कहता है ये गेन भी तो रियलाइज होगा, ये गेन भी तो रियलाइज होगा ना, या तो बेच के या तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करके। और कैसे ट्रांसफर करके? इक्वली। अब इसकी लाइफ कितनी बाकी है? 16 साल। आपको सवाल में लिख के दिया कि डीएल ट्रांसफर करता है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये एसेट मैं खुद यूज कर रहा हूं, अब सही है, तो अब तो डेप्रिशिएट तो नहीं कर रहा क्योंकि कहां जा चुका आईपी में। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास अभी भी सरप्लस मौजूद है, कितने का? 24 का। पर ये 24 का क्या कयामत तक ऐसे ही रखूं? नहीं, या इसको ओवर द पीरियड फेंकूं? कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कंपनी की पॉलिसी ये है कि भाई ये फेंकता रहता है, क्या एक साथ या लाइफ पे? आप पीपी में भी तो यही करते हैं, पीपी में आप इंक्रीमेंटल नहीं फेंकते, वो भी रिमेनिंग लाइफ में फेंकते हो ना। पर दोनों में फर्क ये है कि पीपी डेप्रिशिएट हो रहा होता है और आईपी डेप्रिशिएट, क्योंकि वो किस पे कैरी हो रही है? कॉस्ट मॉडल को, फेयर वैल्यू मॉडल पे। तो अब मुझे तुम लोग एक बात समझाओ कि तो क्या रीवैल्यूएशन सरप्लस को जिंदगी भर सरप्लस में रहने दूं या उसको ट्रांसफर करूं? तो कौन सी लाइफ पे? रिमेनिंग लाइफ पे। ये क्लियर है? तो फिर ऐसी बातें नहीं करते, फिर हमें अजम्पशन लिखनी पड़ती कि हम मानते हैं कि इसकी पॉलिसी नहीं है, और इसमें तो स्पेसिफिकली बताया हुआ तो मैं ट्रांसफर करूंगा, सिंपल। सही है, चले जी अब आगे। सर इसके बाद इसने जनवरी 1 की फेयर वैल्यू दी हुई है मेरे ख्याल से आईपी में जाने के लिए, और यहाँ की फेयर वैल्यू दी हुई है फेयर वैल्यूएशन के लिए। अच्छा इसमें फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा? यस सर आएगा, और यहाँ पे भी गेन लॉस आएगा। मुझे सिर्फ आप अकाउंटिंग करके दे दें इन रिस्पेक्टिव डेट्स की, तो हम देखेंगे पीएनएल में या बैलेंस शीट में क्या क्या जाना चाहिए जल्दी। वेरी गुड भाई शाजिल। स्क्रीन स्क्रीन तो सामने ही है। आ गई स्क्रीन, आ गई, ओके। हो गया जी। डन हो गया जी शाजिल, बेहतरीन। ये बहुत आसान है ये तो। हाँ भाई हो गया जानी है। अच्छा देखो वही बात है, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स अगर आते हैं ना साथ, तो आप अलग अलग अकाउंटिंग करके एक साथ फेंकते हो, खत्म। यही कहानी हमने डिस्क्लोजर में भी तो यही किया था, अलग से अकाउंटिंग की, इसको डिस्क्लोजर में चिपका दिया।
और यहाँ पे अलग से अकाउंटिंग करके एफएस में चिपकाऊंगा, यानी बैलेंस शीट और पीएनएल। चलें जी भाई, चेक कर लेते हैं कि आपने अकाउंटिंग सही की या नहीं की। आप जरा देखें, वेयर हाउस की कैरिंग अमाउंट ये थी, आपका सरप्लस में 24 चला गया या पीएनएल में गया है? सरप्लस में गया है। चलें जी, अब आगे सुने। आपके पास फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आ गई 104। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब जब ये आईपी में आ गए आप लोग, तो आईपी में ये एसेट कैरी होगा फेयर वैल्यू पे। जैसे ही जानिए ये फेयर वैल्यू पे कैरी होगा, आपको 31 दिसंबर पे इसको 96 पे लेके जाना है। दिस मींस के देयर विल बी अ लॉस ऑफ 8 मिलियन, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे तुम लोग को गाइड करो बात, क्या ये 8 मिलियन पीएनएल में जाएगा? हाँ, चलें जी। अब अगर ये 8 मिलियन पीएनएल में जाएगा तो देखो ये रहा 8 मिलियन आ रहा है, फेयर वैल्यू लॉस। सही जी, लॉस आ रहा है। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलें जी, अब आगे। अच्छा, ये आखिर में आप लोग लिख भी लीजिएगा पूरे फॉर्मेट्स, ताकि आप अकॉर्डिंगली पार्क करें। पार्क ही करना सिर्फ नाम के साथ, जो जो आ रही है चीज। कोई मुझे ये गाइड करे, ये 17 क्या है? हाँ जी, रिवैल्यूएशन लॉस आया था जो 17 का, जिसमें तुम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे आ गए थे, तो सर वो 17 नहीं बुक करूंगा मैं, करेंगे। और आपके पीएनएल में आप जरा देखें कि आपके पास ग्रांट इनकम भी आ रही है कितनी, 11.25 की, ऐसा ही है। अच्छा, अब आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि आपने 2 सालों का दो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन बुक किया है। देखो कितना है, 2018 का, दोनों सम करो। 2 एसेट्स का डेप्रिसिएशन, एक का यही है 60.25, ये याद है? एक का 34 साल और एक का 26.25, सिंपल है। देखो वही कैलकुलेशन जो तुमने की है, तुम उसको खाली प्रेजेंट कर दो। डेप्रिसिएशन ये है, फेयर वैल्यू गेन ये है, इम्पेयरमेंट का लॉस ये है, और ग्रांट इनकम ये है। अच्छा, मैंने आपको ये सिखाया था कि आपके पास, प्लीज समझना, आपके पास जैसे ही पीएनएल क्लोज होता है उसके बाद आती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी ये वो इनकम है जो नॉर्मल बिजनेस से हटके, इन नॉर्मल बिजनेस से, तभी इसमें नाम क्या दिया है मैंने, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैंने अपने शेयर होल्डर को ये बताया कि मेरी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है, किसके ऊपर, वेयर हाउस के ऊपर। कितने का? ये तुम लोगों ने निकाला था, पक्की बात है। अब मैं तुम लोगों से एक बात जरा पूछूं तो तुम मुझे क्लियर करना, क्या ये 24 मेरी बैलेंस शीट में भी जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस? देखो बुक होगा तो जाएगा ना, पर अब एक और चीज पे गाइड करोगे मुझे कि ये जो 24 है मेरी बैलेंस शीट में जाएगा, मैं मानता हूं, बट साल के आखिर में 24 ही रहेगा, कम हो जाएगा। किस वजह से? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से। यानी इसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो नहीं होगा क्योंकि आईपी बन चुका है, पर यहाँ पे मैं इंक्रीमेंटली सिर्फ ट्रांसफर करूंगा। कहां पे? कोई मुझे बता सकता है ट्रांसफर कितना करूंगा? 1.5। चेक कर लेते हैं भाई, आपने इसमें सर 1.5 ट्रांसफर किया तो ये बन गया 22.5। चेक कर लो, यही है। देखो आपके, प्लीज सुनना, और आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे कितने की आ गई, 96। अब अगर जरा इस फॉर्मेट को गौर से देखो, आपके पास पीएनएल बैलेंस शीट बनते बनते कंप्लीट हो गया। 2018 की बैलेंस शीट के सारे लाइन आइटम आ गए, पीएनएल के सारे लाइन आइटम। अच्छा, मैंने सोचूं भी मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यस है या नहीं है? सरप्लस है, यस सर। पीपी है, एक या दो, दोनों आ गया। आईपी है, यस सर। अच्छा, मेरे बिजनेस में डेप्रिसिएशन है, क्या वो पीएनएल में आ रहा है? इम्पेयरमेंट लॉस है, पीएनएल में आ रहा है। फेयर वैल्यू लॉस है, पीएनएल में आ रहा है। ग्रांट इनकम में आ रही है, सब मैंने देखो प्रेजेंट किया हुआ है। पहले अकाउंटिंग की, फिर से उसको क्या किया, प्रेजेंट किया। अब एक एक करके पीपी के बैलेंस तो तुमने मेरे साथ देख लिया था, सही है जी। अब एक एक करके देखते हैं। अगर मैं यहीं से इवेंट्स पिक करूं, क्या आपके पास 2019 में रीवैल्यूएशन गेन आया? कितने का? 15 का। क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल है? चले जी, मैं गया अपने पीएनएल में, मैंने देखा हाँ सर ये बुक हुआ है, ऐसा ही है। चले जी, मुझे एक बात बताओ, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 19 का गेन आया, 2019 का, आपने ये गेन जानी यहाँ पे पार्क कर लिया। आपकी ग्रांट इनकम कितनी है? 15, आपने ये बुक कर ली।
कोई मसला? अच्छा, पर एक और चीज बताओ, 2019 में फॉर द ईयर में, मैं फॉर द ईयर की बात कर रहा हूं, फॉर द ईयर में आपने ये ओसीआई बुक किया है? तो पिछला कहां गया सर? वो तो पिछले साल बुक हुआ है ना, वो पिछले साल के ओसीआई में आ गया। देखो, जैसे पीएनएल फॉर द ईयर बनता है, वैसे ओसीआई भी फॉर द ईयर बनता है, और वो जाके उसमें जमा हो जाता है, और वो जाके उसमें जमा हो जाता है। बात समझ आ रही है? यानी बैलेंस शीट एजेड की होती है पीएनएल फॉर द ईयर का। तो मैं तुम लोगों से एक बात पूछ रहा हूं, जरा मुझे गाइड करो इस पे प्लीज, प्लीज सुनना सुकून से। क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है? लास्ट ईयर रीवैल्यूएशन सरप्लस आया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जाने के लिए, कितने का? 24 का। कितने का आया था? 24 का। आप सब नोट करें, मैंने यहां पे 24 का सरप्लस बुक किया, पर ये मैंने बुक किया था जनवरी 1 पे। किस पे? जनवरी 1 पे। ऐसा ही है भाई, जनवरी 1 पे। अब आपकी कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। आपकी कंपनी की पॉलिसी अगर ये कहती है मैं आईपी में चला गया, ये मैं तब तक रखूंगा जब तक ये एसेट बिक जाए, तो आप इसको रखना, और ये 24 पे ही रहेगा, ये कभी भी चेंज। पर इस सवाल में उसने क्या बोला है कि हम उसको मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर करते हैं स्ट्रेट लाइन पे। तो मुझे एक बात बताओ, उसकी लाइफ कितनी बाकी है? 16। तो आपको नहीं लगता कि इस 24 में से जो आपका 16 का एक साल है वो कितना बनता है? 1.5। क्या ये रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा? तो आप मुझे बताओ, 24 में से जब ये कट आएगा तो बचेगा कितना? 22.5। क्या ये मेरी बैलेंस शीट में आ रहा है? यस सर। अब मैं तुमसे दूसरी बात पूछ रहा हूं, मेरा जब ये साल 2019 शुरू हुआ, तो 2019 का ये ओपनिंग बन गया, तो अब इसके अंदर तुम लोग मुझे बताओ, फॉर द ईयर तुमने 5 बुक किया था आईपी पे या व्हीकल पे? भाई जिस पे भी बुक करो जाएगा तो यहाँ ना। तो मैंने ये किया कि भाई मैंने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक साल की 5 दिखा दी। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, तुम बताओगे ये 5 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा अभी इस पे? गलत, ये साल के आखिर में हो रही है। ये किस पे हो रही है? 5 साल के आखिर में। मैं फिर तुम सबको बताता चलूं, इस 5 पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। रीजन दो। ये रीवैल्यूएशन कब हो रही है? साल के आखिर में। तो आईपी पे क्यों आया था? साल के शुरू में हुई थी। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं, बता दिया तो मजा आ जाएगा। जो आपके पास 22.5 है, उसमें से कुछ ट्रांसफर होगा? पिछले साल हो तो गया था, इस साल का भी होगा, तो 5 पे क्यों नहीं हो रहा? सर 5 हुआ है ईयर एंड पे, इसका होगा या अगले साल होगा? बेहतरीन हो गया सर, इसका अगले साल होगा। पर जो तुम्हारे पास सरप्लस लास्ट ईयर से चलता आ रहा है, क्या उसका ट्रांसफर करूं या नहीं करूं? करेंगे। तो अब मुझे तुम लोग एक बात समझाओ सर, उसका फिर वही 1.5 आएगा ना स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि लाइफ वगैरह चेंज नहीं हुई है। तो प्लीज जरा मुझे तो देख के बताओ, 22.5 में से मैंने फिर 1.5 माइनस किया, ऐसा ही, और फिर मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? 5 इस साल का, 22.5 पिछले साल का, उसमें से एक साल की माइनस किया, तो कुल मिला के 26 आता है। चेक कर लो एक बार, यही आंसर। अच्छा जी, और फिर मेक श्योर कर लो कि ये 5 जो है इसका इंक्रीमेंटल जाएगा, बट कब से? अगले साल से, क्योंकि ये अभी डेप्रिशिएट हुआ नहीं है, अगले साल से होगा। और हमारे पास डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आपने निकाली थी कितनी? 93.5। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे कैरी हो रही है? फेयर वैल्यू पे। कोई पंगा? अच्छा, वैसे ही अगर तुम लोगों से ये बात पूछूं, सिद्दीक क्या रिपीट कर दूं? ये तो तुम बोल रहे हो पूरा बोलोगे, सिद्दीक क्या रिपीट करूं जानी?